हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ इतिहास पढ़ने का आनंद ले रहे होगे। 3 कक्षाएं हमारी हो चुकी थी मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर और आज चौथी कक्षा है जिसको हमें शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं चौथी कक्षा हमारी, जिसके अंदर मेडाइवल हिस्ट्री का हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जिसको अगर बोला जाए तो तुगलक डिनेस्टी। तुगलक डिनेस्टी यानी तुगलक वंश, जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का हम अध्ययन कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारा आज का विषय है तुगलक डिनेस्टी, तुगलक वंश। 2 वंश हम कर चुके, जिसके अंदर एक हमारा हुआ था गुलाम वंश फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला हमने किया था खिलजी वंश। अब खिलजी के बाद तीसरा जो हमारा वंश दिल्ली के ऊपर आया था, जिन्होंने शासन किया, वो थे तुगलक। तो तुगलक डिनेस्टी आज हमें पढ़ना है। देखिए, समय टाइम पीरियड इसका क्या रहा था वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में कुछ बच्चों ने देखा था कि एक जो बलबन की डेथ का टाइम है ना, वो आपको याद रखना है 1287 है आपका। 1287 ईस्वी बलबन की डेथ का टाइम रहेगा। वो 2036 यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो 2036 वैसे किसी और तथ्य है उसके अंदर मिक्स होकर लिखा गया। सो 1287 ईस्वी के अंदर रहेगा। ठीक है, पिछली कक्षा के अंदर जो आपने किया था। चलिए आइए दोबारा से इसी कक्षा के ऊपर आते हैं। तुगलक वंश, इनका टाइम पीरियड क्या था, ये डिनेस्टी कब से कब तक चली थी। तो देखिए, पिछली डिनेस्टी जो आपने किया था खिलजी वंश, वो ख़त्म कहाँ पे हुआ था, वो हुई थी 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का अंत हुआ था। तो ये डिनेस्टी आपकी चली थी 1320 से लेकर 1414 ईस्वी। ठीक है, 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक आपकी रही थी कौन, जो हमारी तुगलक डिनेस्टी है, तुगलक वंश है, वो चली थी। अब चलिए देखते हैं कि किन किन शासकों ने शासन किया था दिल्ली के ऊपर इस डिनेस्टी के अंडर में। सबसे फर्स्ट वन और सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज फाउंडर वही थे, जिनको हम बोलेंगे गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक जिनको कहा जाएगा, ये थे फाउंडर, संस्थापक थे। किसके संस्थापक, इस तुगलक डिनेस्टी के, तुगलक वंश जो चला था उसके संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक थे। इन्होंने किया था 1320 ईस्वी में। इनका टाइम पीरियड क्या रहा था जब इन्होंने शासन किया था, तो इन्होंने किया था 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक, लगभग 5 साल के आसपास ये रहे थे। ठीक है, लंबा समय नहीं था लेकिन महत्वपूर्ण समय था क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ था। अब जो गियासुद्दीन तुगलक हैं, इनके टाइम की इम्पोर्टेंट बात क्या है, मुख्य बात क्या थी जो आपको याद रखनी है, तो वो आपको याद रखनी है स्लोपिंग वॉल यानी वक्राकार दीवारें। वक्राकार दीवारें किस लिए बनाई जाती थी। देखिए, स्लोपिंग वॉल जो है ना, वक्राकार दीवारें, इनका बनाने का मकसद होता था, जैसे कि आप पहले जानते हैं कि किलों के दीवार होती थी चारों तरफ। उन दीवारों को जब विरोधियों के साथ आक्रमण होता था ना, तो उन दीवारों के ऊपर से वो विरोधी कूद जाया करते थे महल के अंदर, और जिसके बाद वो युद्ध करते थे। तो इन्होंने क्या किया, दीवारों को इस प्रकार से स्लोपिंग करवा दिया ताकि कोई दूसरा आक्रमणकारी अगर सैनिक आए तो उस दीवार के ऊपर चढ़ ना सके, क्योंकि स्लोपिंग होंगी दीवार तो चढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए स्लोपिंग वॉल। तो वास्तुकला की स्लोपिंग वॉल जो शैली है वो आपकी इन्हीं के टाइम पे आई थी। ठीक है, एक और बात इनके विषय में इंपॉर्टेंट बात जो कही जाती है, देखिए निजामुद्दीन औलिया जो अमीर खुसरो के गुरु थे, आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो उनको इन्होंने सजा देने के लिए कहा था, गियासुद्दीन तुगलक ने उनको सजा देने के लिए कहा था। और 1325 ईस्वी के आसपास है ना, गियासुद्दीन तुगलक किसी मुहिम से आ रहे थे वापिस अपने दिल्ली, तो इन्होंने रास्ते में कहा निजामुद्दीन औलिया को कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा था इनको, उन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है हुजूर। सुना होगा आपने, ये फेमस लाइन है, दिल्ली अभी दूर है। हम भी कई बार प्रयोग करते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें मारता है तो हम भी कहते हैं दिल्ली अभी दूर है बेटा। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो हुआ क्या कि गियासुद्दीन तुगलक जैसे दिल्ली पहुँचे तो इनके बेटे जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिनका अध्ययन किया जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इनके लिए जल्दबाजी में
इंतजाम किया, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बनवाया इनके स्वागत के लिए। अब दरवाज़ा स्वागत के लिए बनवाया, जैसे ही ये महल के अंदर उस दरवाजे के नीचे से एंटर करने लग गए गियासुद्दीन तुगलक, इनके ऊपर दरवाज़ा गिर गया और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो इनके बेटे थे उनका षड्यंत्र था ये। कुछों ने कहा कि निजामुद्दीन औलिया ने श्राप दिया था, वो उसको तंग करके लग गया। तो ऐसे अलग अलग बातें मिलती हैं, एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता, बट ये दो बातें मुख्य हैं कि निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्होंने इनको श्राप दिया था, वो उसके कारण मृत्यु हुई। और कुछ कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जानबूझकर इस प्रकार से वो दरबार वो गेट बनवाया था ताकि जैसे ये उनके नीचे आए वो उनको गिरा दें। चलिए, तो मुख्य बात हमारी है कि 1325 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई जैसे दिल्ली दरबार के अंदर ये प्रवेश करने लग गए। इसके बाद अगले शासक जो आए इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये कब से कब तक रहे? 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी, ये इनका टाइम पीरियड है जब इन्होंने शासन किया, लगभग 26 साल के आसपास। और याद रखें, जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में सबसे बड़ा साम्राज्य जो था ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में ही था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनको हम शॉर्ट में MBT बोल देंगे जब भी इनका नाम प्रयोग होगा। ठीक है, शॉर्ट में बोल दिया MBT। तो MBT जो थे इनका सबसे विशाल साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य था, याद रखिएगा। अब देखते हैं इनके कार्यों के बारे में, इनका नाम देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं इनका नाम था जूना खान। और जो गियासुद्दीन तुगलक थे ना, इनका जो वास्तविक नाम था वो था गाजी मलिक। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, जोना खां और गाजी मलिक, ये इन दोनों के नाम हैं। ठीक है, अब जोना खान जो है ना, इन्हीं के नाम पर पे एक शहर, एक सिटी का नाम पड़ा था जिसको आज जौनपुर बोला जाता है। ठीक है, जौनपुर जो आज जिसको बोला जाता है उसका नाम इन्हीं के नाम पर पे पड़ा था। चलिए, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई थी, किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को इन्होंने सुधारा, या इनके बारे में जो व्यक्तिगत बातें हैं इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगले दो दूसरे शासक, जैसा कि हमने वहां पे भी लिखा था, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने राजकाज संभाला। टाइम मैं आपको बता चुका इन्होंने कब से कब तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है, और इनके जो मुख्य सब्जेक्ट थे ना वो था मैथमेटिक्स, मैथ्स के स्कॉलर थे। और इसके अलावा फिलॉसफी, मैथ्स एंड फिलॉसफी, ठीक है, इन दोनों के अंदर स्कॉलर थे वो। इन दोनों के अंदर एक विशेष ज्ञान, एक विशेष अध्ययन क्षेत्र उनका रहा था और इन दोनों का उनको ज्ञान था। लेकिन फिर भी उनको लोग कहते थे, क्या कहते थे, हाफ मैड, या बोले तो पढ़ा लिखा बेवकूफ़। ठीक है, पढ़ा लिखा बेवकूफ़, हाफ मैड, कोई फुल मैड, इस प्रकार से इनको उपाधियां दी गई। अब ऐसा क्यों किया गया, जबकि आपको मैंने बताया कि पहले पढ़े लिखे थे और लास्ट ही मान लो इतना पढ़ा लिखा कोई रेयर ही था इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पे, फिर भी इनको हाफ मैड या फुल मैड या पढ़ा लिखा बेवकूफ़ क्यों कहा जाता? ठीक है, तो वो कहा जाता था इनकी पॉलिसीज़ जो थी ना, इन्होंने जो पॉलिसियाँ बनाई थी शासन व्यवस्था के लिए, उनके कारण। हालांकि जहाँ तक मेरा मानना है कि पॉलिसियाँ इन्होंने जो बनाई थी वो सारी सोच समझकर ही बनाई थी और सही भी था वो सारी पॉलिसियाँ बनाना। लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी उस व्यवस्था को लागू करने में। वो जोर जबरदस्ती जल्दी जल्दी में लागू करते थे, इसके कारण इनको सारे परिणाम भुगतने पड़े थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ पॉलिसीज के बारे में और एग्जाम में आपके वहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है वो सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ 1327, ठीक है, 1327 इस टाइम के आसपास इन्होंने क्या किया, ये अपनी राजधानी जो है ना, अपनी राजधानी को ये ले गए कहाँ पे? दौलताबाद। ठीक है, राजधानी को ले गए
दौलताबाद। और वैसे 1326 लेकर 1326 में गए थे, ठीक है। और 1327 में इन्होंने क्या किया, वापस दिल्ली लेकर के आ गए। तो 1326 में अपनी राजधानी को कहाँ लेके गए, दिल्ली से दौलताबाद लेकर के चले गए, ठीक है। और 1327 के अंदर इन्होंने क्या किया, वापस कहाँ लेके आ गए, दिल्ली। क्यों लेकर के आए और लेकर के क्यों गए थे, तो देखिए इनका मानना था कि दक्षिण भारत को ये अपने अधीन रखना चाहते थे। और जैसा कि आपने पीछे भी देखा कि दक्षिण भारत को अधीन करने के लिए हर राजाओं को हर एक साल मुहिम चलानी पड़ती थी। तो उस खर्च से बचने के लिए इन्होंने सोचा कि दौलताबाद में अगर राजधानी हम रखेंगे, वहाँ से शासन करेंगे, तो दक्षिण भारत को ऊपर कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। तो इन्होंने इसीलिए अपनी राजधानी को दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद इनको समझ में आ गया कि जिस प्रकार से दिल्ली से दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से दौलताबाद से उत्तर भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यानी कि इन्होंने देखा कि दक्षिण भारत को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो पीछे उत्तर भारत हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। इसलिए इन्होंने वापस अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर लिया, दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर लिया। अब जब इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट की तो इस चीज़ का भारत की संस्कृति के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वो चीज़ें देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने राजधानी स्थापित की, तो इन्होंने सबसे पहले वहाँ के जो दिल्ली के अंदर अमीर व्यक्ति थे ना, उनको ही वहाँ पे शिफ्ट करना चाहा। लेकिन भाई अब आप भी जानते हो कि जहाँ आपकी मातृभूमि रहती है, जहाँ पे आपका जन्म होता है, बड़े होते हो, वहाँ से कौन जाकर खुश होता है। इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ जाकर खुश भी नहीं थे। तो इसने क्या किया कि इसने कुछ समय दिया, कितने कि आपको समय दिया जाता है, इतने समय के अंदर आप यहाँ से दौलताबाद जाना। कुछ लोग जो नहीं गए तो उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसने आदेश दे दिया सैनिकों को कि जो लोग नहीं गए हैं, जिन्होंने हमारे आदेश को नहीं माना, उनको घोड़े से बांध करके पीछे से उनको घसीटते हुए लेकर के जाओ। तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति का सिर्फ पैर पहुँचा था दौलताबाद, बाकी सारा सिर्फ घोड़े के पीछे बांध के घसीटते हुए वहीं टूट फूट के रह गया था, ठीक है। बट एक महज, अब सच है झूठ नहीं कहा जा सकता, बट ऐसे तुलना की गई है। चलिए, तो 1326 में लेकर के गए, 1327 के अंदर वापस दिल्ली राजधानी को लेकर के आ गए। इसके बाद 1329 से 1330 इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, 1329 से 1330 में इन्होंने कुछ ब्रास, ब्रॉन्ज एंड कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड कॉपर, इन सब की क्या चलाई, सिंबॉलिक करेंसी चलाई, ठीक है। सिंबॉलिक करेंसी चलाई इन्होंने, जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो सांकेतिक मुद्राएं, ठीक है। सांकेतिक मुद्राएं इन्होंने चलाई 1329-30 के आसपास, जो कि ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर से बनी हुई, यानी कांस्य, पित्तल, कांस्य और तांबे से बनी हुई थी। लेकिन ये एग्जाम में यहाँ से क्या पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि ये चलाई जो थी किससे प्रभावित होकर के चलाई थी। तो ये याद रखे, तोगन एक शासक थे चाइना के, तोगन शासक चाइना के, उन्होंने सबसे पहले ये सिंबॉलिक सांकेतिक मुद्राएं चलाई थी। और इन्होंने जो जो मुद्राएं चलाई थी ना, वो कागज की थी, पेपर की मुद्राएं थी। वो सांकेतिक मुद्राएं जरूर थी लेकिन पेपर की थी। इन्होंने इन सेमी मेटल्स वगैरह से चलाई, लेकिन ये फेल हो गई सारी। अब देखिएगा, हाफ मैड या पढ़ा लिखा बेवकूफ़ क्यों कहा, पहली चीज़ आप देख चुके, असफल रहा। अब दूसरी चीज़ ये भी फेल, असफल क्यों रही, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेक करेंसीज आ गई थी। फेक करेंसी मार्केट में आने के कारण ये सिस्टम फेल हुआ, इनको वापस लेना पड़ा। तो इन्होंने क्या क्या, सबको बोला कि करेंसी वापस दो, और उसके बदले में इन्होंने जो नई करेंसी वो दिया लोगों को। लेकिन जो फेक थी उसको बदला नहीं जाता था, तो बहुत सारी फेक करेंसियों के ढेर इनके महल के आगे लग गए थे, जो कि बाद में खुदाई करने पर लोगों को पता चला। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए इसने बाद में क्या किया, इसने दोबारा से कुछ करेंसी चलाई, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके, टांका, जीतल और ससगनी। टांका, जीतल और ससगन, ये 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई। ये थी आपकी चांदी की, ये कॉपर, और ये बनी हुई थी गोल्ड से। तो तांबे, चांदी और सोने, ये 3 प्रकार की मुद्राएं बाद में चलाई। और इस कमी को पूरा करने के लिए, यहाँ पे जो लॉस हुआ था उस लॉस को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, इनके अंदर थोड़ी बहुत मिलावट कर दी, ताकि सोने चांदी की मात्रा थोड़ी सी कम करके और मिलावट करके कुल मिला के मार्केट को इन्होंने कैप्चर किया। तो ये भी सिस्टम इनका फेल हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1336
ईस्वी के अंदर, 1336 ईस्वी के अंदर इन्होंने काराजिल पंजाब के अंदर और नागरकोट हिमाचल प्रदेश, इन दो जगह पर इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, काराजिल और नागरकोट, इन दो जगह पर इन्होंने आक्रमण किया और यहाँ के जो धार्मिक मठ थे ना, जो भी धार्मिक बिल्डिंग थी, उनको तोड़वा दिया। अब इनको तोड़वाने के बाद जो चाइना के शासक, जैसा कि मैंने पहले बताया, तोगन, वो इन पर क्रोधित हो गए, इन पर गुस्सा हो गए और क्रोधित हुए तो इनको धमकी दी आक्रमण करने की। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोबारा से उनको रिपेयर करवा दिया जो जो इन्होंने तोड़वाए थे। तो उनकी धमकी के बाद रिपेयर करवाया और ये बताने के लिए कि मैंने रिपेयर करवा दिया है, इन्होंने एक यात्री, एक राजदूत को भेजा वहाँ पे तोगन के दरबार में, जिसका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, किताब उल रहला। किताब उल रहला ये कहाँ के थे, ये मोरक्को कंट्री की जो राजधानी है ना, कैपिटल रबात, वहाँ से थे। ठीक है, मोरक्को कंट्री की कैपिटल रबात थे, वहाँ से ये थे इब्न बतूता, यानी कि अफ्रीकन ट्रैवलर थे जो भारत के अंदर आए हुए थे। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कि लास्ट बात आप याद रखिएगा, 1333 एक और प्रूफ मैं आपको बताता हूँ कि ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ क्यों कहा गया इनको। 1333 में इन्होंने क्या किया, एक जगह पड़ती है एशिया के अंदर, खुरासान या खुरासास ही बोलता है, खुरासान, ठीक है, या खुरासास, ये जगह पड़ती मध्य एशिया के अंदर। ये अभियान चलाया इन्होंने 1333 में। क्या था ये खुरासास अभियान? खुरासास एक जगह है मध्य एशिया के अंदर जहाँ पर आक्रमण करने का प्लान बनाया इन्होंने तोगन के साथ मिलकर। तो तोगन और इन्होंने वहाँ पे आक्रमण का प्लान बनाया। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे आक्रमण के लिए सेना की भर्ती कर ली। और कितने सैनिक भर्ती करके इन्होंने 3,70,000 सैनिक इन्होंने भर्ती कर लिए। लेकिन तोगन पीछे हट गया। तोगन ने बोल दिया मैं नहीं हमला कर रहा। तो अब ये अकेले कहाँ से हमला करने के लायक हैं? तो इन्होंने भी क्या किया, पीछे हट गए। तो ये देखिए इतने सैनिक बिना कुछ सोचे समझे भर्ती कर लिए। उनको खाना पीना और इनका जो रहन सहन खर्चा वो कौन उठाएगा? तो इसलिए ये भी चीज़ फेल हुई। तो इतनी सारी चीज़ें इनकी थी, पढ़े लिखे थे लेकिन सब कुछ फेल हुआ, इसलिए पढ़ा लिखा बेवकूफ़ इनको कहा जाता था। सो गाइज, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ सारे के सारे। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और इनकी मृत्यु आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1351 ईस्वी में हुई थी। और थाटा जगह है, सिंध के अंदर पड़ती है, जो गुजरात से पीछे वाला क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर आता है, वहाँ पे थाटा के अंदर। वहाँ पे किस लिए गए थे? ये गुजरात के जो राजा थे उनका पीछा करते करते गए थे। ठीक है, गुजरात के राजा जो थे उनका पीछा करते करते वहाँ तक ये गए थे। तो ये बात आपको क्लियर रखनी। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक जो आए, जिन्होंने काफ़ी सारे शहरों का निर्माण करवाया। साफ कर देता हूँ इसको। चलिए, इसके बाद अगले शासक आए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, और ये रहे थे 1351 से 1388। ठीक है, कभी कभी 89 भी मिलेगा आपको, या 88 ज़्यादा सही, याद रखना इसको। FST शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है इनको, फिरोज शाह तुगलक को। उनको MBT बोलते थे, इनको FST। ठीक है, तो देखिए 3 चीज़ों का अध्ययन इनके बारे में हम करेंगे। एक तो इनकी जो टैक्सेशन व्यवस्था जो इन्होंने लागू की थी वो चीज़। दूसरा, इन्होंने जो सिटी वगैरह बनवाए थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा, इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ विभाग बनवाए थे। वो विभाग कौन कौन से बनवाए थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ से आने वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बुक जो लिखी थी फिरोज शाह की जीवनी जो लिखी थी उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको बता देता हूँ पहले।
जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, जियाउद्दीन बरानी इन्होंने लिखी थी। फिरोज तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही इन्होंने तो लिखी थी। इनके अलावा यही अफीती एक और थे साहित्यकार, उन्होंने भी लिखा था, ठीक है। अफीती और एक नाम मैंने आपको बताया जियाउद्दीन बरौनी, इन दोनों ने इस बुक को लिखा था जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में। इन तीनों चीज़ों का हम अध्ययन कर लेते हैं एक बार। देखिए टैक्स के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने 5 प्रकार के टैक्स लगाए थे। अब 5 प्रकार के टैक्स कौन कौन से थे? देखिए एक तो आप जानते बड़े अच्छी प्रकार से जजिया का नाम आपने सुना होगा। सेकंड वन ज़कात, ये भी आपने पहले सुना है, मैंने बताया था आपको। एक खिराज एंड एक उशर और एक लास्ट खुम्स। 4 तो मैं आपको बता चुका, ये उसर नया, तो उसर और खिराज ये दोनों के दोनों भूमिकर होते थे। लैंड टैक्स रेवेन्यू मालगुजारी जो होती थी वही होते थे दोनों, खिराज भी और उसर भी। खुम्स लूट का माल मैंने बताया था आपको। ज़कात जो मुस्लिमों से लिया जाता था, जजिया जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। ये 5 प्रकार के टैक्स लगाए, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने 5 नहरें रिवर्स बनवाई और उसके नाम पे 10% इन्होंने इरिगेशन यानी सिंचाई कर भी लिया, ये भी याद रखिएगा। अब सिटी कौन कौन सी बनवाई इन्होंने? सिटी की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर इन्होंने बनवाए फतेहाबाद और दूसरा हिसार, ठीक है, फतेहाबाद और हिसार, ये 2 सिटी बनवाई हरियाणा के अंदर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इन्होंने फिरोजपुर, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने फिरोजपुर सिटी बनवाई। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला सिटी और फिरोज शाह कोटला फोर्ट यानी किला और शहर, फिरोज शाह कोटला नाम से ये बनवाए दिल्ली के अंदर इसने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसके अलावा एक जो सिटी का नाम आपने सुना होगा, तुगलकाबाद शहर। तुगलकाबाद शहर जो है इसको किसने बनाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने, जो संस्थापक थे ना, याद रखना। तुगलकाबाद शहर और तुगलकाबाद किला जो है वो आपका बनवाया था गियासुद्दीन तुगलक ने, जो इसने इस तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। कभी वो भी आप इसी के अंदर ऐड कर दो। तो ये आपके सामने जगह मैंने कुछ बताई जो इन्होंने बनवाई थी। इसके बाद एक लास्ट चीज डिपार्टमेंट इन्होंने कौन कौन सा बनवाया, एक बार इसको रेज करके बताता हूँ आपको। अब देखिए डिपार्टमेंट पे आते हैं, ठीक है। अब एक जो पीछे मैंने आपको MBT जो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम बताया था, जूना खान, जौनपुर शहर का नाम उसी के ऊपर पड़ा था, ये भी मैंने बताया था। लेकिन वो जौनपुर शहर जो है ना वो बसाया किसने था? बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नाम उनके नाम पर पड़ा था लेकिन बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये उनके चचेरे भाई थे फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के। चलिए डिपार्टमेंट देखिए, एक था दीवान ए बंदगन, दीवान ए बंदगन, और दूसरा था दीवान ए खैरात, और तीसरा एक डिपार्टमेंट इन्होंने बनवाया दारुल सफ़ा, ठीक है। दीवान ए बंदगन जो डिपार्टमेंट है ना, ये क्या था? ये था जो सैनिक होते थे, सैनिकों की भर्ती के लिए, और इसके द्वारा इन्होंने 1,80,000 गुलामों की भर्ती की। दीवान खैरात क्या था? ये चैरिटी विभाग था, ठीक है, चैरिटी विभाग। और दारुल सफ़ा ये था चैरिटी हॉस्पिटल। तो ये 3 विभाग बनाए थे जो मैंने आपके सामने रख दिए, तो इनको भी क्लियरली आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई वो 1388,
1388 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद अगले जो शासक आए वो आए नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, और ये कब से कब तक रहे? 1390 से 1414 तक। ठीक है, 1390 से 1414 तक रहे। और उसके बाद एक लास्ट शासक जो इस समय पे आए थे उनका नाम था नुसरत शाह। नुसरत शाह ये लास्ट शासक थे, इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, 1414 में आए थे कुछ टाइम के लिए। ये आखिरी शासक तुगलक वंश के। तो तुगलक वंश स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद अगला हम करेंगे जो दो छोटे छोटे राजवंश हमारे और बचते हैं जिनका अध्ययन हमें और करना है। दो जो राजवंश बचे हुए हैं उनका, जिनको हम बोलेंगे सैयद वंश और जिनको बोला जाएगा लोधी वंश। ठीक है, तो सैयद वंश और लोधी वंश का अध्ययन करेंगे। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा समाप्त हुआ तुगलक वंश। और इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं तुगलक वंश के बाद में नेक्स्ट हमारा जो वंश हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो तुगलक वंश का आखिरी में जो पतन होना शुरू हो गया ना, वैसे देखो खत्म तो हुआ 1414 में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1398 में एक आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर, जो किया था तैमूर लंग ने। ठीक है, तैमूर लंग, जिसको बाबर जो है ना, जिन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी, उनके पूर्वज बाबर के पूर्वज तैमूर लंग ने 1398 में हमला किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि उसी हमले के बाद से ये शुरुआत हो गई थी तुगलक वंश के पतन की। ठीक है, तो सबसे बड़ा साम्राज्य तुगलक वंश के अंदर किसका था? वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके बाद अगला जो राजवंश, अगली डिनेस्टी जो आई थी दिल्ली सल्तनत के ऊपर, उसको हम बोलेंगे सैयद डिनेस्टी। ठीक है, सैयद वंश। अब सैयद वंश जो है, इनका टाइम पीरियड क्या रहा था? 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे थे। 1414 से लेकर 1451 तक ही इनका समय रहा था। और बहुत बड़े युद्ध या टैक्स या ऐसी कोई विशेष बात नहीं जो आपको रट्टे मारने हैं। बस 4 शासक थे, उनके नाम आपको बता देता हूँ, उनके नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान जो कि क्या थे? फाउंडर थे, संस्थापक थे सैयद वंश के। और इन्होंने शासन कब से कब तक किया? 1414 से लेकर के 1421 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद दूसरे आए मुबारक शाह। और मुबारक शाह ने शासन किया 1421 से लेकर के और 1434 तक। और इनके टाइम पे एक साहित्यकार, इनके बारे में आपको याद रखना है, यहिया बिन सरहिंदी। इन्होंने बुक लिखी थी, और बुक कौन सी लिखी थी? तरीख ए मुबारक शाही, यानी मुबारक शाह की जो आत्मकथा थी वो लिखी थी इन्होंने, यहिया बिन सरहिंदी ने। इसके बाद एक तीसरे शासक आए मोहम्मद शाह, और ये रहे थे 1434 से लेकर के और 1444 तक इनका टाइम था। और लास्ट आए थे अलाउद्दीन आराम शाह, और 1444 से लेकर के 1451 ये इनके समय काल सभी के। ठीक है, तो ये सैयद वंश था। कोई महत्वपूर्ण विशेष बातें नहीं है, बस इनके जो शासक थे उनके बारे में आप याद रखिएगा। आइए इसको रेज कर देता हूँ मैं। और उसके बाद लास्ट राजवंश हमारा लोधी वंश। अगला राजवंश लोधी डिनेस्टी। ठीक है, लोधी वंश। लोधी वंश का समय काल क्या रहा? इनका समय रहा 1451 से लेकर के 1526 तक। 1526 में बाबर ने जैसे ही आक्रमण किया इनके लोधी वंश के आखिरी शासक की हत्या करके,
मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। चलिए बता देता हूँ आपको, यहाँ भी 3 जो शासक हैं, छोटी छोटी बात है उनके बारे में। सबसे पहले और इनके संस्थापक वो थे बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी जो है ना, ये फाउंडर थे, संस्थापक थे लोधी राजवंश के। बहलोल लोधी थे, ये जो फर्श ज़मीन पर बैठते थे, ये राजगद्दी पर नहीं बैठते थे। इन्होंने इस प्रकार से नहीं बना रखा था कि दरबार के अंदर राजा के लिए कुछ विशेष प्रकार के सिंहासन होगा। ये दरबारियों के बीच फर्श पर बैठते थे, सबको समान समझते थे, सबको सुझा बुझा करके रखते थे। कोई नाराज़ हो जाता तो उसको मना लेते थे। इन्होंने दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन भी बनवाया, ठीक है, दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन बनवाया इन्होंने दिल्ली के अंदर, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बहलोल लोधी जो हैं, इसके बाद में अगले शासक कौन आए हमारे पास? अगले आए सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा शहर बनवाया था और बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने तुड़वाया था, ठीक है। तो उनके बारे में जानने से पहले लेकिन एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि कबीर दास का नाम आपने सुना होगा। कबीर दास जो थे ना, वो बहलोल लोधी के समय पर ही थे, ठीक है। कबीर दास जिन्होंने बीजक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है, बीजक ग्रंथ की रचना की थी कबीर दास ने। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था रामानंद इनके गुरु का नाम था। इनकी वाइफ पत्नी का नाम क्या था? लोई। और इनका पालन पोषण किसने किया था? नीरू एंड नीमा, 2 जुलाहे थे, इन जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। तो और पूजा, भगवान राम की पूजा करते थे और बीजक ग्रंथ भी इन्होंने रचा था, ठीक है। चलिए तो इसको अरेंज करता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ अगला सिकंदर लोधी के बारे में। बहलोल लोधी ने, जैसा कि आपने देखा, शासन कब से कब तक किया? देखिए 1451 से मैंने आपको बताया था 1526 तक इनका शासन रहा था। और 1451 से 1489 ये टाइम रहा था बहलोल लोधी का। और 1489 से 1517 इस टाइम पे शासन के अंदर कौन आए थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने क्या किया? सबसे ज़्यादा जो हिंदू मंदिर थे उनको तुड़वाया, मंदिरों को तुड़वाया। और इसके अलावा 1504 ईस्वी के अंदर इन्होंने आगरा, सुना होगा आपने, आगरा शहर को बसाया और उसको अपनी कैपिटल बनाया, आगरा को, ठीक है। दिल्ली की बजाय आगरा को कैपिटल बनाया इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने एक दूरी मापने के लिए एक यूनिट बनाई, दर-ए-सिकंदरी या गज-ए-सिकंदरी, या जिसको हम सिकंदरी गज बोलते हैं, वो इन्होंने बनाया, ठीक है। तो ये बात भी आप क्लियरली याद रखिएगा। चलिए इसके बाद जो लास्ट शासक इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी जो है वो रहे 1517 से लेकर के और 1526 तक। लास्ट में अप्रोक्सीमेटली 20 से 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने क्या किया? इनकी हत्या कर दी। और बाबर ने इनकी हत्या करके दिल्ली के ऊपर एक नए राजवंश की नींव डाली, जिसको हम अगली कक्षाओं से पढ़ना शुरू करेंगे। लगभग 4 लेक्चर हम लगाएंगे मुगल एम्पायर के ऊपर, मुगल वंश के ऊपर, ठीक है। आज के साथ हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए मेडाइवल हिस्ट्री के, और 4 लेक्चर और लगेंगे। उन 4 लेक्चर के बाद मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट और आपके इतिहास जो है वो संपूर्ण खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली कक्षा के अंदर।